नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है दिग्गी पर गदर। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी गदर छिड़ गई है, लेकिन कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। और ऐसे में सवाल यही कि क्या कांग्रेस अब बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती? क्या राष्ट्रभक्ति और धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस सोच समझकर आगे बढ़ रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किया किनारा। सर्जिकल स्ट्राइक पर साधा था निशाना। जयराम रमेश के बाद अब राहुल की प्रतिक्रिया। बीजेपी को बैठे बिठाए मिला मौका। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया ये बयान इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने तो इस पर ऐसी घेराबंदी शुरू कर दी है जैसे कोई फौज अपने दुश्मन को घेरती है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। गाते पाकिस्तान और आतंकवाद की है, और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाया जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षर सा बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे, और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रो रहे। दिग्विजय सिंह पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग चुके हैं, तब भी कांग्रेस की फजीयत हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी दिग्विजय के बयान को ढोने के मूड में नहीं है। इस बयान के असर को इस नजारे से भी समझा जा सकता है कि उनकी ही पार्टी के नेता दिग्विजय से किनारा करते दिखे हैं। मीडिया के सामने जयराम रमेश का यूं आना और प्रतिक्रिया देना सबको चौंका भी रहा है और दिग्विजय पर सवाल भी खड़े कर रहा है। Regarding that, please ask him. But You please ask him. so we are just asking him a question because We have answered the question. Okay. But- He has answered. We have answered. Now don't just move on. we are just पार्टी ने किनारा कर लिया। move on. Let's walk. लेकिन आप Allow me to walk. Stopping you to walk. Allow you are stopping me from walking. वो हमारे पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। बात जयराम रमेश तक ही नहीं थमी, अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि दिग्विजय के बयान से वे सहमत नहीं हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। अपने ही बयान को लेकर दिग्विजय अलग थलग हो गए हैं। सोच में तो दिग्विजय भी जरूर होंगे, लेकिन सच तो सच है, सियासत में बयान बहुत मायने रखते हैं। ये हारे हुए को जिता सकते हैं और जीते हुए को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी ने 2023 चुनाव को लेकर नया प्लान तैयार किया है।
कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी ने 200 दिन 200 सीट का प्लान रखा है, जिसमें हर एक पदाधिकारी को 200 दिन काम करने का टारगेट दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि ये बैठने का नहीं, भागने का समय है, तो कांग्रेस भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं तो यात्राओं के जरिए जनजातीय समुदायों को भी साधने के साथ सेवा दल जैसे संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों ही दलों में जीत का एजेंडा सेट किया जा रहा है। इको फ्रेंडली भी है, डिजिटल भी है, नए नवोन्वेष के साथ है, नए उमंग और उत्साह के साथ है। इस बैठक की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक बहुमत उन जनजातीय क्षेत्रों में मिला है। बड़वानी जैसे जिले के अंदर, राधवगढ़ जैसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के आधार पर कड़ी टक्कर दी है, जो 2023 में इतिहास बनाएगी। तो ये बैठक ऐतिहासिक बैठक है। धार जैसी जगह में नए नेतृत्व को भी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल, सबको मिला है और बहुत ताकत के साथ मैदान में इस बैठक के साथ सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ 2023-24 की तैयारी में जुटेंगे। हमारा संकल्प है 51% न्यूनतम अपना वोट बैंक पहुंचाने का, वोट परसेंट। और हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हमारी पहुंच कहाँ तक नहीं है। कुछ बस्तियां हो सकती हैं, एजुकेशन कैंपस हो सकता है, तो हमारे कार्य को सार्वभौमिक और सर्वग्राही कहा जाता है। तो सार्वभौमिक तब होगा जब हम हर कोने पर होंगे। इस तरह की रणनीति पार्टी बनाती है। राष्ट्रवाद और विकास की पताका को लेकर जिनका दिल जीत सकते हैं उनका दिल जरूर जीतें। ये हमारे सेवा दल की भी है, हमारे एसटी सेल की भी है, समय समय पर ये बैठक करते रहते हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस क्या कोई विशेष योजना बना रही है? देखिए, आदिवासी क्षेत्र कोई नहीं है मध्य प्रदेश में, ये सब अलग अलग क्षेत्र है। आप ये देखिए, नक्शा देखिए मध्य प्रदेश का, वहां से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। यहाँ भील बिलाला है, गोंड है, कोल है। जो भील बिलाला की मांगे हैं उनकी समस्या अलग है, कोल समाज की अलग है, गोंड समाज की अलग है, मवासी समाज की अलग है, कोरकू समाज है। तो एक कह दे कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं सिवनी विधानसभा। इस आदिवासी बाहुल्य सीट पर कुदरत की नेमत है, लेकिन अब भी इस आदिवासी बाहुल्य सीट को पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। क्या 2023 चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा हावी होगा? आइए जानते हैं। कुदरत की इनायतों से भरपूर ये है सिवनी विधानसभा। यहीं पर है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की पहचान दिलाने वाला पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ कुदरत को करीब से देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वहीं सिवनी की दिघौरी में मौजूद है प्राचीन गुरु रत्नेश्वर धाम, जहां स्फटिक शिवलिंग की अपनी ही महिमा है। ऐसे ही यहाँ मुस्लिम समुदाय बड़ी जियारत दरगाह में अपनी मुराद लेकर पहुंचता है। कुदरत ने भले ही इसे बेशुमार खूबसूरती से नवाजा हो, लेकिन ये इलाका आज भी पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। आदिवासी बाहुल्य इस विधानसभा में अभी भी विकास की काफी जरूरत है। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी रहती है। बात सियासत की करें तो यहाँ 3 दशकों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दिनेश रॉय मुनमुन करीब 22,000 मतों से जीते थे, जो 2013 में निर्दलीय विजयी हुए थे। इस बार भी दिनेश रॉय जीत का दावा ठोक रहे हैं। चाहे हमारी 4 लाइन का मुद्दा हो, चाहे हमारी पेंच नहर का हो, चाहे मेडिकल का हो, ये सबसे बड़े मुद्दे थे जो उस समय हम चुनाव में आए थे प्रथम बार। इन कार्यों में लगभग पूर्ण करा चुका हूँ। हमारी 4 लाइन बन चुकी है, नहर का काम लगभग पूरा हो गया है। जो शेष गांव और अतिरिक्त जुड़े हैं वो कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहे हैं और मेरे इसी कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी लगभग कंप्लीट होने को है और इसी कार्यकाल में लोकार्पण भी हो जाएगी। तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। बड़े मुद्दे ऐसे कोई नहीं हैं जिनको हम कह सकें कि अगले चुनाव में अगर हम जाएं तो कोई मुद्दे लेके जाएं, क्योंकि हम जनता जनार्दन ही हमारे निर्णायक होते। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अभेद किले पर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहा। 90 के दशक से पहले कांग्रेस ही सिवनी की सत्ता पर काबिज थी। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस इस सीट से विजयी हुई थी। दशकों पुराने अपने इतिहास को बदलने के लिए कांग्रेस नई रणनीति तैयार कर रही है। पूर्व प्रत्याशी राजकुमार खुराना का कहना है कि इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में ही फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी।
इस बार जो है हमारा कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बात को लेकर अपनी कमर कस चुका है कि हमें इस बार हर हालत में सिवनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाकर, विधायक बनाकर भोपाल भेजना है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। इस बात का हमें पूरा भरोसा है। बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है और सिवनी में झाड़ू लगाकर सफाया करने की बात कह रही है। 2023 में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और रही बात, जैसा कि आपने बोला कि जो मध्य प्रदेश में जो सरकारें रही और जो काम की हैं वो काम जीरो रहा है, चाहे वो पिछले सत्र में कांग्रेस का रहा हो या भाजपा का रहा हो। तो इस बार बदलाव निश्चित है और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है। इधर जनता की भी अपनी परेशानियां हैं। क्षेत्र से कई नेता मंत्रियों के प्रदेश स्तर तक पहुंचने के बावजूद सिवनी वासी विकास की बाढ़ जोह रहे हैं। विधानसभा में बुनियादी संसाधनों का अभाव है तो जनता मेडिकल कॉलेज, ट्रेन और सड़क की मांग सालों से कर रही है। उद्योग चाहिए, यहाँ पे रेलवे अभी चालू हुई नहीं, रेलवे चालू हो जाना था जिससे विकास रुका हुआ है। अच्छा प्रतिनिधि चुना जाए जिससे कि अच्छे से अच्छा कार्य सिवनी जिले का हो और सिवनी जिले में एक पहचान बने। सरकार अच्छी होना चाहिए, विकास होना चाहिए, एमपी का सभी लोगों का विकास होना चाहिए। अभी पिछले बार तो सरकार जो है मतलब बाय बाय में चल रही है, घोषणाएं पर हो रही है, विकास कुछ नहीं हो रहा। सिवनी जिला को तो वैसे ही मतलब अधूरा छोड़ चुके हैं। कोई कारखाने नहीं है, बड़े कारखाने, बेरोजगारी बहुत है यहाँ वर्तमान में। ऐसा कोई बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा में है, कोई बड़े काम हुए नहीं है यहाँ। अगर बड़ी रेलवे लाइन तो पटरी तो बच गई लेकिन रेल नहीं आई है यात्री के लिए। सिवनी का संग्राम दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी का झाड़ू कई समीकरणों को साफ करने का काम करेगा। मुकाबला दिलचस्प होगा और आखिर में जनता ही तय करेगी कि इस बार सिवनी का सरताज कौन होगा। विनोद यादव, बंसल न्यूज, सिवनी। तो चलिए अब जान लेते हैं पिछड़े क्षेत्रों में गिनी जाने वाली सिवनी विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या कहता है। तो बीजेपी का अभेद किला है सिवनी विधानसभा सीट। लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 3 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी ने सिवनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। 2018 में 22,000 वोटों से बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। दिनेश राय मुनमुन ने जीत हासिल की थी, जो कि इस सीट की कमान संभाल रहे हैं। 2018 से पहले की बात करें तो 2013 में निर्दलीय जीते थे दिनेश राय मुनमुन। और उसके पहले अगर बात करें कांग्रेस की तो 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने सिवनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। अब 2023 में आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए ऊर्जा निगम के चेयरमैन गिरिराज दंडोतिया से। दंडोतिया ने 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ थामकर जीत दर्ज की तो 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। उपचुनाव में जीत का स्वाद नहीं चख पाए। गिरिराज दंडोतिया 2023 के लिए दिमनी विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं और इस बार जीत की पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। 2023 के चुनाव को 10 महीने से कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी विधानसभाओं में ताकत झोंक रहे हैं। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त गिरिराज दंडोतिया, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बीजेपी की तैयारी है 2023 के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 24 घंटे और 2400 दिन और पूरी साल भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का यही विजन है कि हम नौजवानों को काम दें, उनको धंधा दें और उनको रोजगार दें। उसके लिए हमारा अटल एक्सप्रेस वे बन के तैयार होगा तो उसके दोनों तरफ एक इंडस्ट्रियल एरिया हब बनेगा जो हमारी दिमनी विधानसभा में होकर निकल रहा है अटल एक्सप्रेस वे। उसके दोनों ओर जब बढ़िया इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उसमें हमारे हजारों नौजवान काम के लिए लगाए जाएंगे, रोजगार मिलेगा उनको
ये हमारा आगे की योजना है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में अभी कांग्रेस का विधायक है, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो इसको बीजेपी किस तरह भुना पाएगी? ऐसा है, जनता से गलतियां हो जाती हैं। वो विधायक स्थानीय यहाँ का रहने वाला नहीं था, उसको भौगोलिक और सामाजिक कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ नौजवानों को भड़काकर उसने वोट अर्जित किए, जातिवादी का जहर फैलाकर उसने वोट अर्जित किए, और उसके पास और उसकी पार्टी के पास कोई भी विचारधारा नहीं है, न कोई काम करने की ललक है। सारा पैसा जो विधायक निधि का था वो उसने स्वागत द्वारों में लगवा दिया, जिस पर अपना फोटो, कमलनाथ का फोटो, दिग्विजय सिंह का फोटो लगा दिया। इससे जनता का विकास नहीं हो सकता है। जनता का विकास काम करने से होता है। जो उनको निधि मिली थी वो सारी निधि उन्होंने चौपट कर दी। जनता के पैसे का, शासन के पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया है। उसका जवाब उनको आगामी चुनाव में जनता देगी। क्या लग रहा है कौन सा ऐसा प्राथमिक मुद्दा रहेगा जो अगर आप चुनाव जीत के आते हो तो उसको तत्काल कराया जाएगा शहर, उसके लिए दिमनी विधानसभा के लिए? चुनाव जीतते ही मैंने कह दिया है, युवा मेरी पहली प्राथमिकता पे हैं। चाहे खेल का मैदान हो और चाहे रोजगार का साधन हो, हम युवाओं की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है और हमारी पार्टी का ये विजन है, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार ही हमारा पहला लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का पहला विजन है, अगर चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पर ही जो दिमनी विधानसभा है उसमें लगातार जो विकास के काम है उसकी गंगा बहेगी। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। नागदा के फेमस रेस्टोरेंट विश्वास में जायका लेने पहुंचे लोगों से बात कर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और जाना कि इस बार कैसा रहेगा नागदा का चुनावी जायका। आज हम नागदा के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में मौजूद है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी संख्या रहती है, आवाजाही रहती है, बाहर के भी और स्थानीय भी रहते हैं। और उन लोगों से हम पूरे इस मामले को समझते बात करते हैं कि वे क्या आने वाले चुनाव को लेकर, जो इस साल चुनाव है अंत में, उसको लेकर क्या सोचते हैं। कुछ अपने सहयोगी से कहूँगा वे दिखाएं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ भोजन कर रहे हैं, इसी विधानसभा से आते हैं। भाई साहब, इस साल चुनाव, इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। क्या आपको लगता है कि किसकी थाली में पनीर की सब्जी होगी और किसकी हिस्से में दाल आएगी? डिपेंड करता है कि लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस क्या रहा और मोस्ट ऑफ एजुकेशंस के लिए क्या रहा। खाचो तो नागदा एक ऐसी जगह है जहाँ मालवा क्षेत्र है, बट यहाँ पे अभी भी एजुकेशंस के लिए बात करें या अगर बात की जाए बिजनेस के लिए या रोज़गार के लिए, हमें आज भी कुछ भी नहीं है लास्ट टाइम तक। तो देखा जाएगा अगला लोगों का एजेंडा क्या रहता है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है, किसकी सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की? देखिए, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन अभी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी इस समय में। 5 साल में जो भी हम लोगों ने देखा, वास्तविकता में तो बेरोजगारी बहुत समस्या थी, लेकिन सरकार की तरफ से भी बेरोजगारी के ऊपर अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि युवा लोगों के लिए कुछ किया हो। ऐसा कुछ अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। भाई साहब, इस साल के अंत में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे 2023 में जो होंगे, और उसके बाद जो बीती सरकार है, जो भी चल रही है वर्तमान में, इसके काम से कितना आप खुद को संतुष्ट मानते हैं? अभी तो 50% ही संतुष्ट है और 50% ऐसा ही चल रहा है। बराबर काम हो नहीं रहा है जो होना चाहिए। ऐसा कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया हर बार की तरह देखने को मिल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बेरोजगारी, कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार, कुछ लोग इस बात को लेकर के भी सोच रहे हैं कि जब अंत में ही, वर्ष के अंत में ही देखा जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जाएगा चुनाव को लेकर के हम फिर किसी नई जगह पर पहुंचेंगे लोगों के मन की बात को जानने के लिए। नागदा से बंसल न्यूज के लिए नीलेश रघुवंशी। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। बंसल न्यूज की टीम ने दमोह की जनता से जाना कि 2023 को लेकर उनका क्या रुख रहेगा और वो क्या मुद्दे होंगे जो जीत को तय करेंगे। बजट में गवर्नमेंट अभी जो चल रही है कुछ इस तरह तक ऐसा है कि स्वच्छता के रूप में तो अग्रसर है ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान दे रही है। बस ये है कि दमोह के हिसाब से यदि बस अपना मेडिकल कॉलेज जैसे अभी भाई ने बताया है उसके लिए और शिक्षा के लिए थोड़ा और ग्रोथ करे तो हो सकता है आने वाले समय में
परिवर्तन जोरदार रहने वाला है विधानसभा चुनाव पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि जो चुनावी मुद्दे हैं जैसे कि भाई साहब ने बताया, उनको लेकर जो जनता के मन में जो हुई है संघर्ष, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव काफ़ी हद तक जोरदार होने वाला है। मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, शिक्षा भी, और अस्पताल का है जो मुद्दा वो भी, डॉक्टर वगैरह का वो भी स्वच्छता के लिए वो भी सही होना चाहिए। इस बार विकास पर चुनाव होना है। जिस पार्टी ने विकास पर काम किए होंगे, जनता को काम चाहिए है। मुद्दे यही है कि जो विकास है वो होना चाहिए, बेरोजगारी है, हम लोग को काम मिलना चाहिए। जो भी पार्टी हम लोग के लिए काम देगी, जो भी कुछ कार्य करने के देगी, हम उसको वोट देंगे, ना ही किसी और पार्टी को देंगे। जो सत्ता आएगी अगर वो काम देगी तो उसके लिए वोट दी जाएगी। आज के युवाओं को रोज़गार है नहीं, बेरोजगारी से ग्रसित है युवा, रोज़गार ढूंढने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि कौन पार्टी दावा करती है कि मैं रोज़गार दिलाऊंगी युवाओं को, ये अहम मुद्दा होगा इस बार का। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग कब से सोच रहे हैं कि हमारे एक चौराहे पे हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, जिससे पर्याप्त रोशनी हो, लोगों को रात में निकलने में, यातायात में कुछ सभी को सुविधा हो। तो अभी तक मतलब ये मूलभूत सुविधाओं से भी हम पीछे हैं। जो हमारे लिए ये सब करके देगा, ये सब बना के देगा, रोड लाइट्स, उसी को हम लोग वोट करेंगे। अब और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।